चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है और यूपीएससी इस पर फोकस कर रही है। इसके लिए यूपीएससी को भी मैं धन्यवाद दूंगा दोस्तों। ये है दोस्तों पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता, इन्वायरमेंट, जो थर्ड पेपर में आता है दोस्तों इकोनॉमी के साथ। तो इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से, पारिस्थितिक से, जलवायु परिवर्तन से, जैव विविधता से जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, 1995 में तो नहीं पूछे गए, 1996 से लेकर 2023 तक दोस्तों जितने प्रश्न पूछे गए हैं, लमसम जो है 200 कुछ प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। लमसम जो है बता देते हैं 202 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, और 202 प्रश्नों को हम हल करेंगे दोस्तों। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप ये पूरी तरीके से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए ये बनाया हुआ चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीएससी की अगर तैयारी करते हैं तो दोस्तों इससे बेहतरीन आपको जो है मिले तो मिले, लेकिन हमारे हिसाब से दोस्तों इससे बेहतरीन अब मिलना मुश्किल है दोस्तों। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा दोस्तों कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं दोस्तों। और आगे दोस्तों मैं आपका एक भी सेकंड खराब नहीं करूंगा, ये वादा है। यूट्यूब जो है ऐड जो देता है उसको छोड़ के। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। वनों की कटाई, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार कीजिए 1998 की राष्ट्रीय वन नीति में शामिल है। 1998 की राष्ट्रीय वन नीति में क्या शामिल था दोस्तों? पहला दिया है क्या? पहला दिया है आपका वनों की कटाई का विकास। वनों की कटाई का विकास करना 1998 में शामिल था। दूसरा, मौजूदा जंगलों में वनों की कटाई और पुनः पूर्ति। हाँ तो दोस्तों, मौजूदा जंगलों में वनों की कटाई और पुनः पूर्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, लकड़ी के विकल्प को प्रोत्साहित करना और अन्य प्रकार के ईंधनों की आपूर्ति करना। चौथा, कीटों और कीड़ों द्वारा होने वाले क्षरण से वन के नुकसान को प्रतिबंधित करने के लिए कीटनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाए? 1998 के राष्ट्रीय वन नीति में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बताइए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति 1998 में जो है क्या क्या शामिल था दोस्तों। पहला दोस्तों सही है, वनों की कटाई और विकास। 1998 में वन ज्यादा थे तो कटाई और विकास की बात हुई थी दोस्तों। दूसरा, मौजूदा जंगलों में कटाई और पुनः पूर्ति, काटे आप जंगल को काटिए लेकिन उसको पुनः पूर्ति कीजिए, यह भी था दोस्तों। तीसरा भी सही है दोस्तों, लकड़ी के विकल्प को प्रोत्साहित करना और अन्य प्रकार के ईंधन की आपूर्ति करना। चौथा ऑप्शन गलत है दोस्तों, कीटों और कीड़ों द्वारा होने वाले क्षरण से वन क्षेत्र के नुकसान को प्रतिबंधित करने के लिए कीटनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना, ये गलत था दोस्तों। कीटनाशकों को बढ़ावा देना नहीं था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन के रख रखाव को सुनिश्चित करना था, जिससे वायुमंडलीय संतुलन भी शामिल है, जो सभी जीव, मानव, पशु और पौधे के लिए अच्छा हो। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ऑप्शन डी चौथा छोड़ के बाकी सब सही है दोस्तों। अगला, जैविक समुदाय के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसी जातियों को कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैविक समुदाय की अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब अन्य जातियां उसमें बनी रहें, तो ऐसी जातियों को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसी जातियों को दोस्तों मूलाधार जातियां कहते हैं। दूसरा बी विस्थानिक जातियां कहते हैं। सी स्थानिक जातियां कहते हैं। डी संकटापन्न जातियां कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों इन्हें कहते हैं मूलाधार जातियां। अब मूलाधार जातियां होती क्या है दोस्तों? वह जातियां जो सामुदायिक जीवन को स्थापित करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं दोस्तों। एक समुदाय बनाती हैं, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, नेता टाइप का काम करती है, उन्हें मूलाधार जातियां कहते हैं दोस्तों। भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन संकटापन्न जातियां हैं?
तो दोस्तों अब वर्तमान में देखिएगा, इसको छोड़ दीजिए, 2003 का क्वेश्चन है। वर्तमान में क्या कौन संकटापन्न है उनको देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। तीसरा, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। और ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा। चौथा, देखिए दोस्तों क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई, सही है। और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है, तीसरा भी सही है दोस्तों। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंध है दोस्तों, ये गलत है। देखिए दोस्तों 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रहण किया गया था, ठीक है। इसका नाम जापान में क्योटो नामक स्थान की वजह से पड़ा है। इस संधि पत्र में विभिन्न देशों ने हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करने का प्रण लिया था। मीथेन गैस जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 सही है। तो ये जो है क्या है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए जो है, या हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए है दोस्तों, ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित नहीं है। तो क्योटो उपसंध वर्ष 2005 में लागू हुआ, सही है दोस्तों। और यह जो है ग्रीन हाउस गैस हरित गृह गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए जो है लागू किया गया था जापान में। तो दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया दोस्तों, ओजोन की क्षरण से नहीं है। पांचवा दोस्तों, कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति सीडीएम क्योटो नयाचार युक्तियों में से एक है। सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न फर्स्ट देशों से संबंधित है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन बताइए। देखिए दोस्तों स्वच्छ विकास कार्यक्रम सीडीएम क्योटो प्रोटोकॉल आईपीसीसी 2007 में परिभाषित नम्यतापूर्ण कार्य प्रणालियों में से एक है, जो कार्बन उत्सर्जन में कमी की परियोजनाओं को प्रदान करती है। यह कार्बन के उत्सर्जन में कमी को प्रदान करती है दोस्तों, ठीक है। CO2 को कम करने के लिए जो है आती है, लाया गया था। जो परमाणुक उत्सर्जन कटौती इकाइयों CR को उत्पन्न करता है, जो उत्सर्जन व्यापार योजनाओं में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों कार्बन क्रेडिट्स मतलब कार्बन को बेचना। अगर आप ज़्यादा कार्बन उत्पादित कर रहे हैं तो आप क्या करिए, पैसे दीजिए जो कार्बन कम उत्पादित कर रहा है। मतलब एक लेन देन होता है कार्बन का। अगर कोई कंपनी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रही है तो वह जो है जो कार्बन उत्सर्जन की कटौती किया है या कार्बन उत्सर्जन पेड़ पौधा लगाया है उसको पैसा देगी जितना अधिक वो कार्बन उत्सर्जन कर रही है। समझ रहे हैं? तो ये है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन जो है दोनों सही है। सीडी कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है, बिल्कुल क्योटो नवाचार युक्तियों में से यह एक है। सीडीएम के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजना केवल संलग्न फर्स्ट देशों से संबंधित है, यह भी सही है दोस्तों। प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 12 में सीडीएम को परिभाषित किया गया था, जिसका प्रयोजन 2 उद्देश्यों को पूरा करना था दोस्तों। 2 उद्देश्यों को पूरा करना था। पहला उद्देश्य संलग्न फर्स्ट में न शामिल किए गए पार्टियों को सहायता प्रदान करना जो सतत विकास को प्राप्त करने में जुटे हुए हों तथा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के मौलिक उद्देश्यों में योगदान करते हों। दूसरा दोस्तों, अपने परिमाणिक उत्सर्जन सीमा तथा कटौती प्रतिबद्धताओं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कैंप के अनुपालन के संबंध में संलग्न फर्स्ट में शामिल पार्टियों की सहायता हेतु संलग्न फर्स्ट में शामिल पार्टियों की सहायता हेतु। तो ये दोस्तों किस लिए है? क्योटो प्रोटोकॉल में परिभाषित नम्यतापूर्ण कार्य प्रणालियों में से एक है दोस्तों। कार्बन उत्सर्जन की कमी के लिए लाया गया था दोस्तों। तो समझ गए होंगे कि ऑप्शन सी हो जाएगा। छठवां दोस्तों, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है? कहाँ से जो है कार्बन क्रेडिट कार्बन को बेचना खरीदने की जो प्रणाली थी कहाँ से उद्भूत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? ए पृथ्वी शिखर वार्ता रियो दे जेनेरियो, बी क्योटो प्रोटोकॉल, सी
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर वार्ता, हिलीजेंडमा। बताइए दोस्तों, छठवां का अभी तो हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल अभी पढ़े हैं ना हम लोग। तो क्योटो प्रोटोकॉल ने कार्बन उत्सर्जन व्यापार की अवधारणा का आविष्कार किया। कार्बन को बेचने और खरीदने की व्यवस्था क्योटो प्रोटोकॉल में आई दोस्तों। ये क्योटो कहाँ है, 2005 में लागू हुआ, जापान में है दोस्तों। यह हरित ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन को कमी लाने के लिए जो है संकल्पना आया था। जहां कार्बन क्रेडिट एक नम्यतापूर्ण कार्य प्रणाली है। इस नम्यतापूर्ण प्रणाली के तहत संलग्नक फर्स्ट विकसित देश, संलग्नक फर्स्ट में दोस्तों विकसित देश है, कौन है, संलग्नक फर्स्ट जो है उसमें विकसित देश शामिल है। कार्बन क्रेडिट का उपयोग अपनी उत्सर्जन में कमी करने के लिए, प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। मतलब अगर वो कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा कर रहे हैं तो कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं, ठीक है। इससे जो है उनका कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। मतलब धनी लोगों के लिए कुछ भी चल रहा है दोस्तों। मतलब धनी लोग जो है कुछ भी बात करें, बस पैसा दे दें, काम खत्म, पैसा ही सब कुछ है उनके लिए। अपनी पृथ्वी को बेच दें, खराब कर दें, कोई बात नहीं, बस पैसा दे देंगे तो ऐसा काम उनका खत्म हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट का मतलब समझ रहे हैं ना, कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन करने के बावजूद उत्सर्जन करने पर पैसा देना जो कम उत्सर्जन कर रहा है, ठीक, या खरीदना, या कार्बन क्रेडिट टाइप का एक है उसको खरीदना। किसी भी व्यापारिक सर्टिफिकेट या परमिट के लिए एक सजातीय शब्द है जिसमें 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने का अधिकार प्रदत्त है। कार्बन इतने ही बाहर के अन्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जित करने का अधिकार प्रदान करता है। कार्बन क्रेडिट क्या है दोस्तों? कार्बन क्रेडिट किसी भी व्यापार योग्य प्रमाण पत्र के लिए एक सामान्य शब्द है। या 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक अन्य ग्रीन हाउस गैस के द्रव्यमान को उत्सर्जित करने के अधिकार को दर्शाता है। अगला दोस्तों 7वां, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभाव्यता वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। चावल की खेती से दोस्तों मीथेन गैस निकलता है और मीथेन गैस जो दोस्तों तापमान को बढ़ाता है। तो इसके लिए कौन से कारक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है दोस्तों? चावल की खेती से तापमान बढ़ रहा है तो इसके लिए कौन से कारक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? पहला दोस्तों, चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं, जब क्लिष्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा 7वां का? देखिए दोस्तों दोनों सही है। मीथेन जो गैस होता है दोस्तों वो तापमान को बढ़ाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा तेजी से ये तापमान को बढ़ाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी तापमान को बढ़ाता है दोस्तों। तो नाइट्रोजन हम लोग डालते हैं नाइट्रोजन, तो उसमें जो है नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है धान की खेती में या चावल की खेती में। तो ये दोनों सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों हरित गृह गैस धान के खेत में उससे उत्सर्जित होती हैं। धान की खेती से के समय जल भराव किया जाता है, जल लगाया जाता है, पानी दिया जाता है, जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता बाधित हो जाती है। ऑक्सीजन जो है ऊपर नहीं जा पाता है दोस्तों, और मृदा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का अवायवीय किण्वन होता है, जिसके फलस्वरूप मीथेन का उत्सर्जन हो जाता है दोस्तों। तो ऑक्सीजन ऊपर नहीं जाती है और अवायवीय किण्वन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थ जो है मीथेन का उत्सर्जन होता है। नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग धान के अतिरिक्त अन्य फसलों में भी पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये नाइट्रोजन उर्वरक वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन करते हैं। दोनों दोस्तों जो है बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन ये 2010 में पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जैव विविधता हॉट स्पॉट होता क्या है दोस्तों? जैव विविधता में बहुत से जीवों का जीव हो, बहुत से पेड़ पौधे हों, बहुत से जीव जंतु हों, समझ रहे हैं ना? पारिस्थितिक मतलब पूरा विविधता हो, बहुत सारी चीजें हों वहाँ, उसी को बोलते हैं जैव विविधता। हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। पहले बताइए दोस्तों, ऑप्शन दिया है, बताइए। देखिए दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय के अलावा और जगह भी मिलते हैं, ठीक है।
इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया कि जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, गलत है दोस्तों। दूसरा सही है दोस्तों, जैव विविधता में भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है। पूर्वी हिमालय में है दोस्तों, पश्चिमी हिमालय में है, पश्चिमी घाट में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो भारत में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नहीं है दोस्तों, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट है दोस्तों, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशक का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम आहार फसल, मूसक, सर्प, बाज। इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें संचित होगी? आहार फसल में, मूसक में, सर्प में, बाज में। अगर जो है क्लोरीनीकृत जो है एक छिड़काव किया जाता है पीड़कनाशी, हाइड्रोकार्बन पीड़कनाशी का छिड़काव फसल पर किया जाता है, तो अगर फसल लेता है, फिर फसल को मूस खाता है, मूस को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, तो सबसे ज्यादा सांद्रता अधिकता जो है क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन का किसमें होगा दोस्तों? बताइए किसमें होगा दोस्तों? सबसे ज्यादा अधिकता बाज में होगा, क्योंकि पीड़कनाशक की सांद्रता सबसे अधिक बाज में पाई जाएगी, क्योंकि दी गई श्रृंखला में यह उच्च उपभोक्ता है, सबसे बाद में यही उपयोग करेगा। अब उच्च उपभोक्ता होने के कारण इसमें सबसे ज्यादा जो है सांद्रता पाई जाएगी, क्योंकि फसल तैयार होगा तो फसल को मूस खा लेगा, मूस को सांप खाएगा, सांप को जो है बाज खाएगा, और बाज में उच्च सांद्रता होगी। 10वां दोस्तों, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन इंडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया है। यह स्कोर क्या है दोस्तों? ग्रीन डेक्स 2009 के स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। यह क्या है दोस्तों? ये स्कोर क्या है दोस्तों? इसका दोस्तों सीधा सीधी ऑप्शन जान लीजिए, अच्छा रहेगा। ये स्कोर दोस्तों सी है। यह विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं का आकलन है दोस्तों। ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर क्या है दोस्तों? यह विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा, जो प्रकृति ने हमें दी है, उन संपदा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उसके संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम और योजनाओं का जो है, कौन कौन से कार्यक्रम और योजना चल रहे, उसी का आकलन करता है दोस्तों यह। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शन डायरेक्ट बता दी, क्योंकि बहुत पिछला प्रश्न है। बस ग्रीन इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो भविष्य में काम करेगा दोस्तों। भारत रामसर अभिसमय, रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन, इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाता है? इन सभी स्थलों को मनुष्य के द्वारा पूर्णतया अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण न किया जाए, मतलब उसमें कोई नहीं जाएगा रामसर स्थल में। बी, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। सी, प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मापदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी फसलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा इसके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। डी, इन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ इनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। अब इन्हीं में से दोस्तों बताना है रामसर स्थल को कैसा बनाया जाए या जो है कैसा रखने की अनुमति है दोस्तों। 11वां का बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मापदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण नहीं होना चाहिए रामसर स्थल का, कि उन सभी स्थलों का पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए।
जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो धारणीय उपयोग कर सके, मतलब ये नहीं कि उसको नुकसान पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए उपयोग करना है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। भारत तो 11वां का ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मापदंड तथा विशेष अवधियां सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों की पारिस्थितिक तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाना चाहिए। 11वां के बाद 12वां आ जाइए दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, अब इसका वेटेज बहुत बढ़ेगा आने वाले भविष्य में, बढ़ना ही चाहिए दोस्तों, सब जीवन हम लोगों का इसी पर टिका हुआ है। 12वां दोस्तों क्या दिया है, भारत में आसन्न भविष्य में वैश्विक तापन के प्रशमन में भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं। भारत की क्या सीमाएं हैं, भारत प्रशमन मतलब तापमान का बढ़ना, हिंदी कठिन यूज कर रहा है। तो तापमान के बढ़ने में भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं दोस्तों, प्रशमन। प्रशमन क्या है दोस्तों, वैश्विक उष्मीकरण का असर पृथ्वी की सतह के नजदीक उपस्थित वायु तथा समुद्र के औसत तापमान में वृद्धि से है दोस्तों, समझ रहे हैं। तो प्रशमन ताप का बढ़ना है दोस्तों, भविष्य में वैश्विक तापन के बढ़ने से भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं। सीमा क्या है दोस्तों, भारत जो है ताप को बढ़ने से क्यों नहीं रोक पा रहा है। पहला, उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है, मतलब जो मशीन उपलब्ध होनी चाहिए प्रौद्योगिकी वो उपलब्ध नहीं है। दूसरा दोस्तों, भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता है। तीसरा, अनेक विकसित देशों ने भारत में पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले अपने उद्योग स्थापित कर रखे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है दोस्तों, इसमें से सही बताना है, बताइए दोस्तों 12वां का। देखिए दोस्तों, पहला तो सही है, उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है। हमारे पास जितनी मशीनें होनी चाहिए, जितनी प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, सोलर लाइट सब चीजें, वो हमारे पास है नहीं। तो पर्याप्त नहीं होने से हम वैश्विक तापन को रोक नहीं पा रहे। 2010 के हिसाब से दोस्तों उत्तर बता रहे हैं, अभी के हिसाब से नहीं। भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर, भारत में इतनी ज्यादा गरीबी थी दोस्तों 2010 में कि धनराशि जो है उस पर खर्च कर ही नहीं पा रहा था। तो यह भी सही है दोस्तों। अनेक विकसित देशों ने भारत में पहले ही प्रदूषण फैलाने वाले अपने उद्योग स्थापित कर रखे हैं, ये गलत है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, 1 और 2। अगला दोस्तों, परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कालिक, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड और जल वाष्प उपयुक्त में से कौन से वातावरण तापन में योगदान करते हैं। तापन मतलब जो है, तापन का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब तापमान बढ़ाने में कौन कौन योगदान करते हैं। सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड, जल वाष्प, कालिक। बताइए दोस्तों, तीनों करते हैं कि तीनों नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, तीनों करते हैं, कालिक, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड और जल वाष्प। कालिक, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड और जल वाष्प वातावरण में मौजूद होते हैं और वातावरण को गर्म करने में योगदान करते हैं। वातावरण में पृथ्वी के चारों ओर गैस का आवरण होता है दोस्तों, जिसमें जो है ये जो है तीनों योगदान करते हैं। अगला दोस्तों, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC बोला जाता है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन दोस्तों कब किया गया, स्टॉकहोम में 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव पर्यावरण सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में किया गया था। रियो दे जेनेरियो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया था। जोहान्सबर्ग में 2002 में धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन 2009 में किया गया था। बताइए दोस्तों,
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो अंतर्राष्ट्रीय संधि है इसका गठन कब किया गया था दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन बी है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया था दोस्तों, रियो डी जेनेरियो में। जल परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचागत सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि का प्रादुर्भाव यूएन कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था, जो पर्यावरणीय तथा विकास रियो डी जेनेरियो 1972 संबंधित 1992 से रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दोस्तों, कार्बन क्रेडिट। देखिए कार्बन क्रेडिट से तीसरी चौथी बार प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों इतने में। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, गलत है? कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन से संपुष्ट की गई थी, अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती हैं जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटाकर उससे उत्सर्जन अभ्यस्त के नीचे ला चुके हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। बताइए दोस्तों 15 का। कार्बन क्रेडिट को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं करता है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत पुष्ट किया गया है दोस्तों। इसके उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकना है दोस्तों। तो ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नहीं दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। ये गलत है दोस्तों, पहला सही है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यस्त के नीचे ला चुके हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट उन देश समूहों को प्रदान किया जाता है दोस्तों, मतलब उनको मिलता है जो उत्सर्जन को घटा के नीचे ला चुके हैं। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है उसको रोकना है, जो उसके नीचे ला दिया है उसको जो है कार्बन क्रेडिट मिलता है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत में आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकते हैं दोस्तों, निर्यात भी किया जा सकता है। अभी ये फिर चर्चा में था दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश इसके लिए जलवायु जो है महत्वपूर्ण है आर्किड की खेती के लिए दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में उत्पादन की न्यूनतम लागत के साथ ही आर्किड की एक विशाल विविधता की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां हैं और इस क्षेत्र में एक निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है दोस्तों। तो बी हो जाएगा 16 का। 17 का दोस्तों, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। मानव गतिविधि के कारण कार्बन की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं। वायुमंडल के निचले भाग में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नहीं रहती है क्योंकि वह बाद समताप मंडल में पलायन कर जाती है। समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का परिग्रहण कर लेती है। बताइए दोस्तों 17 का क्या हो जाएगा? केवल दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, वह समताप मंडल में पलायन कर लेती है, गलत है दोस्तों। और ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रक वायु का परिग्रहण कर लेती है, ध्रुवीय बर्फ क्षेत्रक वायु का परिग्रहण कर लेती है, यह भी गलत है दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड से की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि नहीं रहती है क्योंकि समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं दोस्तों। समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में CO2 की सांद्रता में कमी आ जाती है दोस्तों, कमी आ जाती है। ठीक है, अगला 18वां दोस्तों, पारितंत्र उत्पादन के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं दोस्तों। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह, समुद्र में जो उत्प्रवाह हो रहा है अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पाद बढ़ाते हैं। अपघटक सूक्ष्म जीवों
की सतह पर लाकर अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, दूसरा पोषकों को सतह पर लाकर, अधः स्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। तो दोस्तों पारितंत्र उत्पादकता जो है समुद्री उत्परिवर्तन अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे जो है महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों इसमें पोषकों को सतह पर लाकर जो है ये बढ़ाते हैं, पोषकों को सतह पर लाकर। तो समुद्री उत्परिवर्तन अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पोषकों को सतह पर लाकर समुद्री उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो बी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा दोस्तों, 18 का बी। समुद्री उत्परिवर्तन अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कम पोषक वाले जल को पोषक युक्त जल में बदल देता है दोस्तों, कम पोषक वाले जल को पोषक युक्त जल में बदल देता है। इस प्रक्रिया से पादप प्लवक में उत्पादकता बढ़ जाती है। इसके अलावा अधः स्थलीय जीव भी इस क्षेत्र में समुद्री उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है दोस्तों? अंटार्कटिका क्षेत्र में, आर्कटिका दोस्तों जानते हैं, अंटार्कटिका सबसे नीचे बर्फ का क्षेत्र होता है जहां ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है दोस्तों? विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह, ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मेथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह, वैश्विक तापन से ध्रुवीय प्रदेशों में हुए तापमान वृद्धि। बताइए दोस्तों 19 का क्या होगा? देखिए दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्प्रवाह हो जाएगा दोस्तों। ध्रुवीय समताप मंडल बादलों में नाइट्रिक अम्ल, बादल में दोस्तों क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ क्रिया करके क्लोरीन बनाता है जो ओजोन के क्षय के लिए जिम्मेदार है। क्लोरीन दोस्तों ओजोन के क्षय के लिए जिम्मेदार है। और ध्रुवीय समताप मंडल बादलों में नाइट्रिक अम्ल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ क्रिया करके क्लोरीन बनाता है और यही जो है जिम्मेदार है। तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों। अगला दोस्तों, दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है। स्रोत जो है झारखंड में है, उड़ीसा में जाके नाम बदल जाता है, तथा दूसरा जिसकी स्रोत उड़ीसा में है और समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है, दोनों मिलती है, झारखंड और उड़ीसा की, जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। इस वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है। जहाँ मिलती है वहाँ वन्य जीव और जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है? भितरकनिका है, चांदीपुर आन सी है, गोपालपुर आन सी है, सिमलीपाल है दोस्तों। बताइए 20वां का क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों भितरकनिका है दोस्तों, ऑप्शन ए भितरकनिका है दोस्तों। आरक्षित क्षेत्र 1952 तक एक जमींदारी था दोस्तों। यह अभयारण्य वैतरणी तथा ब्राह्मणी नदी के संगम पर है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम झारखंड में है दोस्तों तथा वैतरणी नदी का उद्गम उड़ीसा में से निकलती है, ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है। तो वैतरणी नदी का उड़ीसा से निकलती है दोस्तों और ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? झारखंड में। देखिए दोस्तों इसको याद करने का एक हम तरीका बता देते हैं। देखिए ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मण से समझ लीजिए, ब्राह्मण लोग अपने आप को क्या रहते हैं, झाड़ फूट करते रहते हैं, झाड़ फूक कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो इसलिए झाड़ फूक से मान लीजिए झारखंड हो गया। वैतरणी मतलब वैतरणी नदी का उड़ीसा से याद कर लीजिए। तो पूछ दिया कभी कि ब्राह्मणी नदी कहाँ उद्गम स्थल कहाँ है, तो बता दीजिएगा झारखंड। वैतरणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उड़ीसा। जो दोनों कहाँ मिलती है? भितरकनिका में, जो एक जो जैव विविधता का प्रमुख स्थल है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से
तीन मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। तीन मानकों के आधार पर दोस्तों पश्चिमी घाट को जो है श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थल के हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता मिली है। तो वो तीनों बताना है दोस्तों कि वो तीन कौन सी चीजें थी। जातीय बहुतायता, मतलब वहाँ की जातीय, मतलब वहाँ की खुद की जातीय बहुत अधिक है। वानस्पतिक घनत्व, वनस्पतियां बहुत अधिक घनत्व है। स्थानिकता, वहाँ की स्वयं की वनस्पतियां हैं, किसी दूसरे जगह से ले आकर नहीं बसाई गई है। मानव जाति वनस्पतिक महत्व और आशंका बोध। और छठवां वनस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण एवं आर्द्र परिस्थिति के प्रति अनुकूलन। इसमें से हॉट स्पॉट के लिए दोस्तों तीन जो है महत्वपूर्ण है, और तीन को हमको पूछ रहा है दोस्तों। पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट जो है तीन को, 21वां का बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा इसमें पहला सही है, जाति बहुतायता। बहुत प्रकार की जातियां होनी चाहिए, बहुत प्रकार की जातियां होनी चाहिए, ठीक। वानस्पतिक घनत्व, और इसके बाद वानस्पतिक घनत्व नहीं दोस्तों, वनस्पति के घनत्व होने से कोई मतलब है। आम का पेड़ लगा दीजिए खूब घना घना, तो इससे थोड़े ना जो है जैव विविधता आ जाएगी। तो वनस्पति घनत्वता से मतलब नहीं है दोस्तों। स्थानिकता, स्थानिकता का मतलब वहीं की जातियां होनी चाहिए, किसी दूसरे जगह से ले जाकर जो है पेड़ पौधे नहीं लगाया जाना चाहिए, वहीं की होनी चाहिए, वहीं उगा होना चाहिए पहले से, तो स्थानिकता हो जाती है दोस्तों। अब आशंका बोध, मानव वनस्पति महत्व, मानव की द्वारा लगाया हुआ वनस्पति का कोई महत्व नहीं है दोस्तों जैव विविधता के लिए। आशंका बोध होना चाहिए दोस्तों। और वनस्पति एवं प्राणी जात का उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन, इसका कोई महत्व नहीं है दोस्तों, ये तो कहीं भी हो सकता है। तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जाति बहुतायता हो जाए, स्थानिकता हो जाए और आशंका बोध। अब आशंका बोध है क्या दोस्तों, अब ये भी जान लीजिए। देखिए जैव विविधता के प्रखर स्तर हॉट स्पॉट निम्न चार मानकों द्वारा निर्धारित होते हैं। चार मानक होते हैं दोस्तों, इसमें तीन पूछा था, इसके होते हैं चार मानक जैव विविधता के। स्पीसीज जातीय विविधता की संख्या, पहला ऑप्शन। स्पीसीज मतलब जो जंतु हो, जो पेड़ पौधे हो वहीं के हो। दूसरा एंडेमिज्म, स्थानिकता की कोटि, मतलब वहीं की होनी चाहिए, मूल निवास होना चाहिए वहीं पर। तीसरा ऑप्शन। निम्नीकरण एवं विखंडन के कारण आवास से संकट की कोटि, निम्नीकरण एवं विखंडन के कारण आवास से संकट की कोटि होनी चाहिए। मतलब जो है निम्नीकरण और विखंडन हो जाए तो आवास जो है वो संकट में हो जाए। चौथा हो जाएगा शोषण की कोटि दोस्तों। अब शोषण की कोटि, वनस्पति घनत्व हॉट स्पॉट का मानक नहीं है दोस्तों, अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा दोस्तों ठीक से। इसमें वनस्पति थोड़ा पर्यावरण को पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, शब्दों का अर्थ समझना जरूरी है। अगला दोस्तों, हिमालय पर्वत प्रदेश, हिमालय जो है पर्वत प्रदेश, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे उपयुक्त है। हिमालय दोस्तों, हिमालय में बहुत सारे जड़ी बूटी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो कह रहा है कि ये जैविक जाति विविधता बहुत पाई जाती है, तो इसके लिए कौन सा कारक सबसे उपयुक्त है। कारक क्या है दोस्तों, यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशर तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। यह मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। किसके कारण जो है हिमालय में जो है जैव विविधता अभी तक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप यह जो है बी ऑप्शन सही है, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। बहुत सारे जीव जो है यहाँ संगम करते हैं, मिलते हैं, इस कारण जो है जैव विविधता हिमालय क्षेत्र में बनी हुई है। हिमालय तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को कई जैव भौगोलिक स्थानों के संगम के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ वन जैसी विविधता है तथा यहाँ जंतु जैव भौगोलिक क्षेत्र के रूप में समृद्ध है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 23वां, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल, समुद्र जल में दोस्तों हानिकारक शैवाल पाए जाते हैं। प्रस्फुटन से हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई।
जो हानिकारक शैवाल है इनसे जो है चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का के क्या कारण तत्व हो सकते हैं? जो हानिकारक शैवालों की वृद्धि हो रही है उसका कारण क्या हो सकता है? पहला, ज्वालामुखी से पोषक का प्रसार, ज्वारंधमुख से पोषकों का प्रसार, वही बात है दोस्तों। दूसरा, मानसूनों में भूमि से जल वाह, मानसून में जो है जब वर्षा का मौसम होता है तो भूमि से जल का वाह करके समुद्र में चला जाना, समुद्र में उत्पयवाह। इसमें से कौन जो है शैवाल हानिकारक शैवालों की वृद्धि का कारण है दोस्तों? ये पूछा है 23 का, 2000 जो है 11 में पूछा है दोस्तों, 23 का बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें तीनों सही है। ज्वालामुखी, ज्वारनमुख वही ज्वालामुखी से पोषकों का प्रसार होता है, तो ये जो है शैवालों के प्रस्फुटन वृद्धि में सहायता कर देता है दोस्त। मानसून से भूमि से जल का वाह होता है, भूमि से जो है जल उसमें चला जाता है, वह भी है। और समुद्रों में उत्पयवाह, तीनों है दोस्तों, तीनों ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, तीनों ऑप्शन जो है सही है। पोषक पदार्थों की उपस्थिति में शैवाल तीव्र वृद्धि करते हैं। किसी को भी भाई खाना पीना अधिक मिलेगा तो वृद्धि तो करेगा, तो पोषक तत्व तो मिलेगा तो अभी शैवाल जो है अधिक वृद्धि करेंगे। इसके फलस्वरूप एस्चुरी से लेकर समुद्र तक शैवाल शैवाल समूह का अस्तित्व प्रकट होता है। एस्चुरी से लेकर समुद्र तक शैवाल समूह का अस्तित्व जो है प्रकट होता है। मानसून के दौरान स्थलीय मतलब जमीनी प्रवाह के साथ लवण बहकर, लवण की आवश्यकता होती है दोस्तों। लवण मिलेगा तो शैवाल जो है उसको खा पी के मस्त हो जाएंगे। लवण बहकर जलाशयों में जाता है तो शैवाल वृद्धि में सहायक होता है। समुद्री जल का उत्प्रवाह अत्यधिक मात्रा में पोषक पदार्थों को धारण करता है जो शैवालों को अत्यधिक वृद्धि का कारण बनता है। एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान से लिया गया है दोस्तों, पादप जगत से ये प्रश्न है। एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछता रहता है घुमा फिरा कर, तो इसका तीनों हो जाएगा दोस्तों। 24वां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए दोस्तों। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है किससे? प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से, जैव पदार्थों के अपक्षय से, ज्वालामुखी क्रियाएं से। बताइए। देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, पेड़ पौधों को प्रकाश मिलता है, वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण से जो है थोड़े ना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती नहीं है। तो 24 का ये तो गलत हो गया दोस्तों, ये गलत हुआ तो ए और डी तो ऐसे गए। अब श्वसन, श्वसन से दोस्तों हम लोग श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं, इसका मतलब दो तो हो ही जाए। ज्वालामुखी क्रिया से भी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ज्वालामुखी क्रिया से भी निकलता है, तो इसका मतलब 4 भी होगा, 2 4 होगा, मतलब सी वाला ऑप्शन होगा। तो जैव पदार्थों का अपक्षय होने पर भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा दोस्तों। तो 24 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड दूर होती है, इसके विपरीत श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाओं तथा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते हैं दोस्तों ये लोग। अगला प्रश्न आइए दोस्तों। दोस्तों मैं इसलिए बड़ा बड़ा रखता हूँ क्योंकि आंखें आप लोगों की खराब ना हो। वैसे छोटा मत पड़ा कीजिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी दोस्तों। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। समझ रहे हैं? एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक क्या है? आवास है। ठीक, बलुई और लवणीय क्षेत्र, उस क्षेत्र में उस पशु के कोई भी परभक्षी नहीं है, मतलब उस पशु को कोई खाने वाला वहां नहीं है, किंतु आवास ध्वस्त होने के कारण उनका अस्तित्व खतरे में है। वो जो जहाँ रहते हैं वो ध्वस्त हो रहा है, उसके कारण उनको खतरा उत्पन्न हो। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? भारतीय वन्य भैंसा, भारतीय वन्य गद्दा, भारतीय वन्य सूकर, भारतीय गजेल, कुरंग। बताइए दोस्तों 25 का क्या होगा?
भारतीय वन गद्दा है दोस्तों, बी ऑप्शन सही है। प्राकृतिक निवास बलुई और लवणीय क्षेत्र है दोस्तों। इसको सामान्यतः खर कहा जाता है। ये गद्दे अफ्रीका वन्य गद्दों से भिन्न होते हैं दोस्तों। 26वां, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जीव विविधता जो है दोस्तों, जीव विविधता जो बनी हुई है वो माध्यम किन माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? मृदा निर्माण के द्वारा, मृदा अपरदन की रोकथाम के द्वारा, अपशिष्ट का पुनः चक्रण के द्वारा, सस्य परागण के द्वारा। जीव विविधता दोस्तों, जीवन की जो विविधता है वो कैसे बनी हुई है? मृदा निर्माण हो रहा है, इसके कारण मृदा अपरदन की रोकथाम हो रहा है, इसके कारण अपशिष्टों का पुनः चक्रण हो रहा है, उसके कारण सस्य परागण हो रहा है, उसके कारण। अरे 26 का दोस्तों, ये इससे आसान क्वेश्चन जीवन में नहीं मिलेगा दोस्तों, आंख मूंद के उत्तर दिया जा सकता। जैव विविधता के निम्न लाभ हैं दोस्तों। मृदा निर्माण इसके रख रखाव में योगदान देता है दोस्तों। जैव विविधता, अगर मृदा निर्माण नहीं होगा तो जैव विविधता खत्म होने लगी। मृदा की अपरदन नहीं होगा दोस्तों, अब अपरदन की रोकथाम नहीं होगी तो कितने पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, तो जीव विविधता खत्म हो जाएगी। अपशिष्टों का पुनः चक्रण नहीं होगा तो कितना जो है जंगल जो है अपशिष्ट से भर जाएंगे, और इस प्रकार जो है जीव विविधता खत्म हो जाएगी। सस्य परागण, नए नए पेड़ पौधे जो है नहीं उगेंगे तो जो है समस्याएं आ जाएंगी, मतलब पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। जैव विविधता कई आर्थिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि पादपों का कीटाणुरोधी बनना, सस्य परागण, रोगों के इलाज के लिए औषधियां भी मिलती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 26 का। 27 का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान इन सीटू पद्धति नहीं है? कौन सा स्थल जो है वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान, इन सीटू एक और होता है दोस्तों, तो इन सीटू पद्धति नहीं है दोस्तों। बताइए 27 का। पहला दिया जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क, और डी वन्य प्राणी अभ्यारण्य। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों 27 का? चिड़ियाघर और वानस्पतिक उद्यान एक्स सीटू संरक्षण की पद्धति है दोस्तों। इसके अतिरिक्त दिए गए सभी विकल्प इन सीटू संरक्षण की पद्धति है। एक्स सीटू होता है दोस्तों और इन सीटू होता है। तो पर्यावरणीय चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान, इसको छोड़ के दोस्तों तो इसमें जो है कौन नहीं है, तो वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर नहीं है दोस्तों। इसके बाद जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू है दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क इन सीटू है, वन्य जीव अभ्यारण्य इन सीटू है। इन मतलब वहीं पर रहेगा दोस्तों, वहीं पर, ठीक है। अगला दोस्तों 28 का। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया कि गरान मैंग्रोव, गरान को बोलते हैं दोस्तों मैंग्रोव। मैंग्रोव एक पेड़ होता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है। इससे औषधियां भी मिलती हैं, मिट्टी को पूरा जकड़ के रखता है, पानी को लवणीय, पानी में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं उनको जो है ये प्रदूषण को खत्म करता है। हानिकारक जो आर्सेनिक जैसे तत्वों को भी यह जो है लवणीय जल को दोस्तों शुद्ध करता है। तो मैंग्रोव जो दोस्तों समुद्र के किनारे लगे होते हैं, तो वही पूछ रहा है। 2004 की सुनामी ने लोगों को यह महसूस करा दिया है कि गरान मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध, मतलब मैंग्रोव जो है तटीय आपदाओं के विरुद्ध, तट में आपदा के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़ का कार्य करते हैं। गरान मैंग्रोव सुरक्षा बाड़ के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं, ये कैसा जो है कैसे कार्य करते हैं मैंग्रोव? गरान को ही मैंग्रोव बोल रहा है दोस्तों। गरान अनूप होने से समुद्र और मानव बस्तियों के बीच एक ऐसा बड़ा क्षेत्र खड़ा हो जाता है जहाँ लोग न तो रहते हैं न जाते हैं। गरान भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं, जिनका प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों की जरूरत पड़ती है। गरान के वृक्ष घने वितांत के लंबे वृक्ष होते हैं जो चक्रवात और सुनामी के समय उत्तम सुरक्षा प्रदान करते हैं। और डी गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के द्वारा तूफान और ज्वार भाटा से नहीं उखड़ते हैं। बताइए दोस्तों 28 का। गरान का महत्व क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, गरान मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ इनकी दोस्तों बहुत सघन होती है, के कारण तूफान और ज्वार भाटे से भी नहीं उखड़ते हैं दोस्तों। अब मैंग्रोव दोस्तों तेजी से खत्म हो रहे हैं, तो मैंग्रोव को लगाना भी जरूरी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला 29 का। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें कौन सी
सूचियां सम्मिलित की जाती है दोस्तों। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में दोस्तों कौन सी सूचियां सम्मिलित की जाती हैं? पहला, जीव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट्स में विद्यमान स्थानिक पौधे और पशु जातियों को। दूसरा, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। तीसरा, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। बताइए रेड डाटा बुक्स किसके लिए है दोस्तों? पता होगा, बहुत बार पढ़े होंगे आप लोग। बी ऑप्शन सही है दोस्तों। केवल दूसरा ऑप्शन संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची तैयार करता है दोस्तों। संकटग्रस्त पौधों और पशु जाति की सूची तैयार करता है रेड डाटा बुक्स IUCN। ठीक है, तो बाकी इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो इसका काम होता है बस वही जो है इसको उपलब्ध कराना। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए दोस्तों आप लोगों को। 29 का हो गया दोस्तों। राज्य देश में मौजूद पौधे, जानवर और अन्य प्रजातियों की लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग की जाने वाली स्रोत पुस्तक को रेड डाटा बुक कहा जाता है। पौधे, जानवर और विभिन्न अन्य प्रजातियों के लिए रेड डाटा बुक है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के संसाधनों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। इसमें प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति की सबसे अद्यतन जानकारी मिलती है। हो गया दोस्तों। अगला देखिए, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। दूसरा, पहला ऑप्शन ये है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन, पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर अक्षांशों की तुलना में, पर्वतों में बोल रहा है दोस्तों, निम्नतर उच्चांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तीसरा बताइए दोस्तों। तीसरा का देखिए दोस्तों, उच्च अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता कम अक्षांशों या निम्नतम अक्षांशों में अधिक होती है। सही है दोस्तों, क्योंकि उच्चतर अक्षांशों पर निवास स्थान सहिष्णुता का स्तर बहुत ही कष्टदायक हो जाता है दोस्तों। एक तो पानी सही से नहीं मिलेगा, मतलब निम्नतर स्तर पर दोस्तों सब मिलेगा। पर्वतीय पर्णताओं में उच्चतर स्थानांशों की तुलना में निम्नतर उच्चांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। देखते हो ना दोस्तों, कटान जो होता है, पर्वत जो है कट के गिर जाते हैं, तो वहाँ जैव विविधता कैसे ज्यादा हो पाएगी? जहाँ समतल थोड़ा सा जमीन होगा, निम्नतम स्थान वही तो होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, इसका सी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास नियम अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927। इसमें से पूछा है दोस्तों कि उपयुक्त में से कौन से अधिनियम देश में जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उस पर असर डालते हैं। जीव विविधता को बनाए रखने के लिए इसमें से कौन से नियम महत्वपूर्ण है? भारतीय वन अधिनियम 1927 होगा कि नहीं होगा दोस्तों, बताइए। बिल्कुल दोस्तों, भारतीय वन अधिनियम तो होना ही चाहिए। इसके बाद सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क नहीं लगेगा तो पता चला ऐसे ही सब व्यापार हो जाएगा। हम लोगों के जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं का सब जो है ऐसे ही खरीद ले जाएंगे, तो यह भी हो जाएगा दोस्तों। खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, बिल्कुल। खनन करने पर दोस्तों पेड़ पौधे को ही तो नुकसान होता है, कोयला वोयला निकालने में जंगल का ही नुकसान होता है, तो यह भी जरूरी है दोस्तों। आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1957, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। आयात एवं निर्यात में तो बहुत चीजें होती है ना, तो ये हमारे जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। बाकी तीनों महत्वपूर्ण है। 2, 3, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों देखते हैं 32 का। 32 का दोस्तों दिया है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर जीवों की विविधता के लिए जो प्राधिकरण है उसको NBA भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, कृषि का संरक्षण करने में किस प्रकार सहायक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। दूसरा, NBA कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षता मॉनिटरिंग करता है और इसका निरीक्षण करता है। NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है, और इसमें से ऑप्शन ये बताना है दोस्तों। बताइए 32 का ऑप्शन दोस्तों।
देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन पहला सही है। एनबीए जो है जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है दोस्तों। दूसरा गलत है दोस्तों। एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संसाधनों पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रत्यक्षता मॉनिटरिंग करता है और इसका निरीक्षण करता है, ये गलत है दोस्तों। तीसरा सही है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता, तो इससे अनुशंसा लेनी पड़ेगी दोस्तों। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुशंसा लेनी पड़ेगी। क्या करने के लिए? बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सी। 32 का सी हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए दोस्तों जैव चोरी को रोकने के साथ ही देशी एवं परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। जैविक व आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन के लिए एनबीए का अनुमोदन अनिवार्य हो जाता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। बताइए दोस्तों, ये संवैधानिक संस्था है कि सांविधिक संस्था है? दोस्तों, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिकरण 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था दोस्तों? किस प्रावधान के अनुसार इसको बनाया गया था दोस्तों? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप अनुच्छेद 243 के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 किसके लिए बनाया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए सही है दोस्तों। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के लिए। हमें जो है अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार देता है। जीवन तभी हम जी सकते हैं जब हमारा पर्यावरण स्वस्थ हो, और पर्यावरण स्वस्थ रखने के लिए हमको एक अधिकरण बनाना पड़ा। उस अधिकरण का नाम है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कोई कंफ्यूजन नहीं रखने की जरूरत है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 2010 में बनाया गया था। ये जो है स्वस्थ जीवन के लिए दोस्तों, स्वच्छ पर्यावरण के लिए और नागरिकों को दिया गया अधिकार है। पर्यावरण अनुच्छेद 21 जो दोस्तों है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार नागरिकों को दिया जाता है। उसी को एनसीईआरटी कक्षा 10 से हरित कौशल से लिया गया है दोस्तों। एनसीईआरटी से प्रश्न लेता रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय जल मिशन यदि सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रीय जल मिशन शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं को आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकती है, पहला। दूसरा, ऐसे समुद्र तटीय शहर जिसके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं की जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकती है जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। तीसरा, हिमालय से उद्गमित सभी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से जोड़ दी जाएगी। सरकार कृषकों द्वारा भूमि जल निकालने के लिए बोरिंग के खोदे हुए कुएं और उन पर लगाई गई मोटर और पंप सेट का परिवहन किए गए व्यय की पूरी तरह प्रतिपूर्ति करेगी। और ऑप्शन ये दिया है दोस्तों। राष्ट्रीय जल मिशन का सही उद्देश्य क्या था दोस्तों? बताइए। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसके बाद जो है अगला कुछ काम करेंगे दोस्तों। बताइए 34 का दोस्तों, 34 का ये रहा ऑप्शन। देखिए दोस्तों, पहला सही है। शहरी क्षेत्रों को जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट गंदे जल को पुनः जो है प्रयोग करने के लिए बना देना, पहला सही है। दूसरा, ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं कि जल आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकती है जिससे समुद्री जल को प्रयोग लायक बनाया जा सके दोस्तों। तो वैकल्पिक स्रोत के रूप में भी जो है प्रयोग लायक बनाया जा सके।
ऐसा तो भी दूसरा भी सही है दोस्तों, यही दोनों सही है दोस्तों, 1 और 2। हिमालय से उद्गमित सभी नदियों प्रायद्वीपीय भारती की नदियों को जोड़ दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है दोस्तों राष्ट्रीय जल मिशन में। और सरकार कृषकों द्वारा भूमि जल निकालने के लिए बोरिंग सेट पर ब्रेक करेगी, अभी नहीं है दोस्तों। अगला, जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के संधारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन से कथन सही है? जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के मतलब सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। ऊर्जा संकट के संधारणीय सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जीवभार गैसीकरण दोस्तों, जैसे नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधा ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन ईंधनों में नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 35 का बताइए। देखिए दोस्तों, केवल पहला सही है। जीवभार गैसीकरण मतलब नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका, धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है, ये सही है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही है। केवल एक ऑप्शन सही है दोस्तों, दूसरा गलत है। जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये गलत है दोस्तों, और भी होता है। जीवभार गैसीकरण द्वारा जनित ज्वलनशील गैसों को ऊष्मा उत्पादन में सीधे ही उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अंतर्दहन इंजन में नहीं। अंतर्दहन इंजन में भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों केवल 1 सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी हम ये कहना चाहते हैं कि ये घंटा का ही वीडियो रोकते हैं दोस्तों। बाकी जो दोस्तों 36 से लेकर 200 तक का जो प्रश्न होगा वो दूसरे वीडियोज में पूरा डाल देंगे दोस्तों। प्रयास करेंगे कि नेट वोट की समस्या नहीं हुई, मतलब मोबाइल की, तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरा 36 से लेके 202 तक की वीडियोज को मैं कंप्लीट करूंगा। तो दोस्तों अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, निवेदन है दोस्तों। अगर गांव में हैं आप, यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और बेहतरीन पढ़ाया जाएगा दोस्तों। अभी हमने तो दोस्तों पॉलिटी, हिस्ट्री और जो है कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन 1995 से 2023 तक करा दिया है दोस्तों। उसको जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लाइव में जाके देख सकते हैं दोस्तों। अगला वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों, बस जस्ट डाल दूंगा 2-3 घंटे के बाद दोस्तों, तो इसको देख लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।